हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। तो आज हम दोबारा से चालू करेंगे सप्लाई का नया लेक्चर। लेक्चर नंबर 6 हम चालू करेंगे। अभी तक हमने 5 लेक्चर सप्लाई के कर लिए हैं और कल जो हमने छोड़ा था वो कुछ छोड़ा था हमने आपको कंसेप्ट नंबर 9 पर। कंसेप्ट नंबर 9 पर हमने आपको बता दिया था शेड्यूल 2 हम पढ़ेंगे, दैट इज 7.1 कैपिटल ए। और हमने इसको पढ़ा नहीं था कि इसको इसमें हमने क्या इसमें हमें मतलब कौन कौन से हमारे पैराज है। 6 पैराज थे इसमें इन टोटल। तो कौन कौन से 6 पैराज है वो हमें आज पढ़ने हैं। कल हमने आपको ओवरव्यू दिया था इस शेड्यूल का। हमने शेड्यूल 1 के बाद जो है शेड्यूल 2 हमने स्टार्ट करने का सोचा था, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हम नहीं नहीं कर पाए इसको कंप्लीट। तो चलो एक बार इसको चालू करते हैं दोबारा से, ठीक है। इसमें 6 पैराज है, इसको कंप्लीट करेंगे आज। और इसके बाद दो और कंसेप्ट बच जाएंगे, एक छोटा, दोनों ही छोटे, ठीक है। और बहुत इजी कंसेप्ट दोनों। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन दो चैप्टर में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इनमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। चलो, सेक्शन 7.1 ए शेड्यूल 2, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स विच आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। कल मैंने आपको जाते जाते एक बात बोली थी। इस शेड्यूल में ये नहीं बता रहा कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई है या कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है। वो हमने 7.1 ए में पढ़ लिया, 7.1 बी में पढ़ लिया, 7.1 सी में पढ़ लिया, दैट इज़ शेड्यूल 1। और 7.1 ए में हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि सप्लाई किस किस को बोलेंगे, सप्लाई किस किस को बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमें बता रहा है, आपको पता है सप्लाई क्या है, ठीक है, आपको पता है सप्लाई क्या है। लेकिन कौन सी चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताता है हमारा शेड्यूल 2। कौन सी चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताता है। सप्लाई तो है, लेकिन क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताता है शेड्यूल 2। और इसे बताने के लिए शेड्यूल 2 में 6 पैराज है, 1 2 3 4 5 6। बारी बारी से चालू करते हैं हम। पहले पढ़ते हैं हम पैरा नंबर 1 को। पैरा नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन मेरी वीडियो बंद हो गई थी, बताओ। कोई बात नहीं। पैरा नंबर 1, हाँ। अब देखो, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एनी ट्रांसफ़र ऑफ, इसमें 3 है, ए बी सी, ठीक है। 2 3, ठीक है। ए बी सी। देखो, एनी ट्रांसफ़र ऑफ, पहला, टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, एस ओ जी। टाइटल ऑफ गुड का मतलब आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप, टाइटल ऑफ गुड का मतलब है ओनरशिप, ठीक है। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है किसी भी गुड की, ठीक है, मतलब आप गुड्स उसको परमानेंटली एक तरीके से दे रहे हो, ओनरशिप आपको ट्रांसफर, सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे हमेशा। उसको हमेशा क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी जल्दी से यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, वैसे ईजी है, कोई ये वो है नहीं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मुश्किल चीज़ है ना। फिर भी चलो कोई बात नहीं। हमारी स्पेशल गेस्ट, मेरी ड्राइंग बहुत प्यारी, आई लव माई ड्राइंग। इसने सेल किया है, नूरा ने। क्या सेल किया बताओ, सबको पता है यार। मेरे को लग रहा है नूरा ना सही में ये काम चालू कर देगी, इतनी मैं उसकी ब्रांडेड टीजमेंट कर रहा हूँ टी शर्ट की, है ना। कोई बात नहीं। तो देखो, नूरा ने यहाँ पर टी शर्ट की ओनरशिप सेल कर दी, टी शर्ट की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, टी शर्ट की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, टाइटल ट्रांसफर कर दी टी शर्ट की। तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ठीक है। अब चलो अगला पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इज सप्लाई ऑफ, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, शिट, एक सेकेंड। मुझे लगा मैं लेजर पेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, हाँ। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स दैट इज ओनरशिप ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे। सर एक ही बात को बार बार बोले जा रहे हो, आगे बढ़ जाओ। बढ़ रहा हूँ भाई, बढ़ रहा हूँ, माफ़ी। हाँ, टाइटल, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एग्रीमेंट which stipulates property in goods shall pass at future date upon payment
ऑफ फुल कंसिडरेशन। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो, आप सबने हायर परचेज सुना है? जिसने नहीं सुना उसको बता देता हूँ। मान लो, पहले इसको पढ़ लेता हूँ, रुको। लेज़र वाली पेन ये रही। देखो, अगर हम ट्रांसफ़र करें टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब ओनरशिप ऑफ गुड हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी एक एग्रीमेंट में, जो कि स्टिपुलेट करता है कि प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र तब होगी जब फाइनल पेमेंट करी जाएगी। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको पढ़ने में, है ना? इसका क्रक्स ये है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी इन गुड्स शेल पास एट फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। प्रॉपर्टी इन गुड्स शेल पास ऑन फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। हायर परचेज में क्या होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टीवी है, ठीक है, मैंने ये टीवी खरीदा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत प्यारा सा टीवी। अब इस टीवी को ना मैंने क्या किया, बोला कि मुझे ना यार मेरे पास पैसे नहीं है, तुम 6 इंस्टॉलमेंट बना दो। ठीक है, 6 इंस्टॉलमेंट बना दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं 6 इंस्टॉलमेंट में तुम्हें पैसे दूंगा। पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, पांचवा दे दिया। जब तक मैंने ये 5 इंस्टॉलमेंट दिए तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन मैं टीवी को यूज़ कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट दी, दैट इज 6th इंस्टॉलमेंट, मेरे पास ओनरशिप टीवी की ट्रांसफ़र हो गई टीवी की। ठीक है, मतलब हायर परचेज में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई गुड खरीद रहे हो, अगर आप उसको हायर परचेज में खरीद रहे हो कि आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, हायर परचेज में पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है, तो ओनरशिप आपको तब ट्रांसफर होती है जब आप फाइनल इंस्टॉलमेंट को पे कर दो, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, प्रॉपर्टी इन गुड्स शेल पास अपॉन फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। मतलब जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी ना फाइनल इंस्टॉलमेंट की, तब आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो उस एग्रीमेंट को भी हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब हायर परचेज के एग्रीमेंट को भी हम क्या कंसिडर करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ये इसको एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ बस, यहाँ पे लिख भी देता हूँ हायर परचेजर को। ठीक है, देखो एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, लास्ट टाइम इसको प्लीज़ सुन लेना। टाइटल ऑफ गुड्स, देखो, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स कि प्रॉपर्टी जो कि गुड्स, मतलब गुड्स की जो ओनरशिप है ना, वो ट्रांसफर होगी किसी फ्यूचर डेट में जिस डेट में आप फुल कंसिडरेशन को पे कर देते हो, जिस डेट में आप हायर परचेज की लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो, ताकि आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ताकि आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। हायर परचेज के एग्रीमेंट में जब आपको ओनरशिप ट्रांसफर होती है, उसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सर्विस नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है पैरा नंबर 1 का पार्ट बी। ठीक है, चलो आगे, सी पॉइंट इसका, सी पॉइंट है यहाँ पे देखो क्या, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट, ब्लू से लिख रहा हूँ मैं, राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, ब्लैक या रेड, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब ओनरशिप मैंने लिखवा दिया पहले। ठीक है, देखो, आप सोच रहे होगे सर आपने बताया पहले टाइटल ऑफ गुड, इसको ओनरशिप बोलते हैं, अब राइट ऑफ गुड क्या है? देखो, राइट ऑफ गुड के केस में ना कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही होती, ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती राइट के केस में। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप रेंट पे दे रहे हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या फिर आप लीज पर दे रहे हो। ठीक है, या फिर आप लीज पर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रेंट पे दे रहे हो या फिर लीज पर दे रहे हो किसी भी गुड्स को, या फिर अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड्स को। सर ये अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड क्या है, ये भी आपको बताऊंगा अभी कि अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड्स क्या है। गुड्स तो आपको पता है क्या है, ठीक है, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड नीचे एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब आप देखो किसी चीज़ को रेंट पर दे रहे हो, किसी चीज़ को लीज पर दे रहे हो, या किसी और तरीके से दे रहे हो जिसमें आप मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे किसी भी गुड्स का या किसी भी अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड का, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब आप देखो यहाँ पर राइट दे रहे हो, आप यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब आप रेंट पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे एज पर शेड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले दो थे सप्लाई ऑफ गुड्स और लास्ट वाला है सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक बार प्लीज़ सुनना अच्छे से। ठीक है, हाँ देखो, मान लो ये मशीन है, अरे मैंने वो नहीं किया अभी, ब्लैक यूज़, हाँ ये मशीन है। ठीक है, इसको आपने रेंट पर दे दिया 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। दैट इज, यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ पर लेजर पेन कैमरा, आपने राइट इन गुड्स को, आपने राइट इन गुड्स को देखो आपने राइट इन गुड को ट्रांसफर किया है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मतलब आपने देखो 1 महीने के लिए रेंट पर दिया, आपने टाइटल को ट्रांसफर नहीं किया, मतलब आपने ओनरशिप नहीं दी मशीनरी की, आपने बस मशीनरी को रेंट पर दिया है विदाउट गिविंग द ओनरशिप टू द पर्सन। ठीक है, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लूँगा अनडिवाइडेड वाले को पॉइंट को समझाने के लिए। ठीक है, मुझे चाहिए ये शेप, हाँ ठीक है। चलो, अब मैं दो और लोगों को बुलाना चाहूँगा। ये हमारा एन है नोबिता, ये है डोरेमोन। ठीक है, डोरेमोन और नोबिता ने जॉइंटली होल्ड किया हुआ है किसी मशीनरी को। ठीक है, मशीनरी को जॉइंटली होल्ड किया हुआ है, जॉइंट होल्डर्स। ठीक है, और इसको रेंट पे दिया, अब इसको अब रेंट पे दिया, मतलब इस पे राइट ट्रांसफर किया है, इस मशीनरी का राइट ट्रांसफर किया है उस मशीनरी का जिसको जॉइंटली होल्ड करते हैं नोबिता और डोरेमोन, जिसको जॉइंटली होल्ड करते हैं नोबिता और डोरेमोन। ठीक है, तो देखो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई कोई देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, लेजर पेन से बताता हूँ आपको, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, मशीनरी को दोनों होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी गुड को दो लोग होल्ड करते हैं, दो से ज़्यादा लोग होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स। तो यहाँ पे नोबिता और डोरेमोन जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं एक मशीनरी को जिसको रेंट पर दिया गया है, जिस 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 मशीनरी का राइट ट्रांसफर करा गया है, टाइटल नहीं, जिस मशीनरी का राइट ट्रांसफर करा गया है, टाइटल नहीं, दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई है, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस के दो एग्जाम्पल थे ऑफ पैरा नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 2 पॉइंट बी। ठीक है, ऑफ सेक्शन 7(1) कैपिटल ए। तो हो सकता है आपको ये पूरा समझ आ गया हो। पहले दो सप्लाई ऑफ गुड्स थे, अगला सप्लाई ऑफ सर्विस था, और इसमें कुछ समझाने की और नीड नहीं लग रही, मैं आपका फालतू में टाइम नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, या फिर कमेंट पे आप पूछ सकते हो यूट्यूब के भी। ठीक है, जैसे आपको जिस मोड पर आपको कंफर्टेबल लगे मुझसे डाउट पूछना आप पूछ सकते हो इस शेड्यूल के इस पैरा के बारे में, अगर आपको कोई डाउट बचा है तो। वैसे बचा नहीं होगा। चलो, हाँ अब पहले टिक लगा दूँ, बहुत अच्छा लगता है टिक लगाने में। ये हो गया, ईजी है ना बहुत यार, पूरी जीएसटी ईजी है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मुझे दिक्कत इस चीज़ इसमें आती है जो ये बार बार आ जाता है ना, पता नहीं भाई कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे, समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, सेकंड, हाँ जीएसटी बहुत ईजी है। अब देखो पॉइंट, पैरा नंबर 2 किस चीज़ की बात करता है, पैरा नंबर 2 बात करता है लैंड एंड बिल्डिंग, LNB लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ यार, पता लगे कोई कुछ और ही समझ ले। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा इसलिए यूज़ करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ ताकि मैं चीज़ों को कॉम्प्रेस कर सकूँ। आप कृपया करके शॉर्ट फॉर्म ना यूज़ करें, इसमें आप ही का नुकसान होगा। मतलब पेपर में ना यूज़ करें, यहाँ करना है कर लो, पेपर में भाई देखो मत करना, और अगर यहाँ करने की वजह से आप पेपर में कर रहे हो तो यहाँ भी मत करो। देखो इसमें दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। ठीक है, अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, अगर किसी लैंड एंड बिल्डिंग को, ठीक है, आप लीज पर देते हो, मतलब एनी लीज टेनेंसी, ठीक है, ईजमेंट, हाँ ईजमेंट, तो ईजमेंट का मतलब अभी लिख देता हूँ, रुको, लाइसेंस, इन दोनों का मतलब लिख देता हूँ यहाँ पर। ईजमेंट का मतलब है नॉन पोजेसरी, एक मिनट, राइट, मतलब आपने देखो एक तरीके से राइट ट्रांसफ़र करा गया है, राइट ट्रांसफ़र किया है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की एक तरीके से। ठीक है, पोजेस मतलब ओनरशिप, राइट, पोजेशन ओनरशिप से बनाई है वर्ड। ठीक है, जिसने सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ा है, मैंने फाउंडेशन में पढ़ा था, सीए फाउंडेशन में सेल्स ऑफ गुड एक्ट करके हमारा एक होता था, उसकी मैं वो भूल गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट ईयर होता है ना, वो भूल गया मैं, लेकिन मुझे पता है इसका मतलब क्या है। आपको ही पता होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, इंग्लिश की टर्म है, राइट। लीगल, इसका लाइसेंस का मतलब होता है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट्स हो जाते हैं ना आजकल, ठीक है, टू ऑक्यूपाई लैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो इसमें एग्जाम्पल बनाने की मुझे कोई नीड नहीं है, बहुत सिंपल से, और आप समझदार बच्चे हो पहले से ही। ठीक है, तो देखो मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग को आप लीज पर दे रहे हो, टेनेंसी मतलब किराएदार आप
किराए पर दे रहे हो एक तरीके से, और ईजमेंट पर दे रहे हो, दैट इज़ नॉन पोजेसरी ओनरशिप, मतलब ओनरशिप पे नहीं दे रहे लेकिन आप उसको यूज़ करने का राइट दे रहे हो सामने वाले को, और लाइसेंस मतलब कोई एग्रीमेंट हो रहा है उसको यूज़ करने का, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो रहा है, तो इन सबको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को आप इन सब चीज़ों के लिए अगर आप दे रहे हो किसी को, एक तरीके से आप लीज पर दे रहे हो, टेनेंसी पर दे रहे हो, ईजमेंट पर दे रहे हो, उस पर लाइसेंस लैंड एंड बिल्डिंग पर दे रहे हो, तो मतलब टू ऑक्यूपाई द लैंड को यूज़ करने के लिए, किसी भी तरीके से ऑक्यूपाई करने के लिए, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है, हमेशा ये नहीं होना चाहिए आपने लैंड को मान लो लीज पर दिया जाए किसी को, ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है एज पर पैरा नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, और सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, चलो अब इसका पॉइंट बी पढ़ते हैं, हम पॉइंट बी पढ़ते हैं इसका। ठीक है, एनी लीज और लेटिंग आउट of building including commercial, industrial और residential complex। ठीक है, फॉर बिजनेस, ब्लू से लिखता हूँ, फॉर बिजनेस और कमर्शियल, फॉर बिजनेस और कॉमर्स, आई एम सॉरी नॉट कमर्शियल, मैंने गलत बोल दिया। देखो इसीलिए बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करो, देखो मैं खुद गलती कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है उसके बाद भी। ठीक है, तो कॉपी में जो आपको वर्ड लग रहा है आप बिल्कुल नहीं बोलोगे उसको ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, मैं कंप्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप पूरा लिखा करो जो मैं बोल रहा हूँ। कॉमर्स, ठीक है, फॉर बिजनेस और कॉमर्स, आइदर होली और पार्टली, इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। अब सुनो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी सिंपल है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने रीड करके ही समझ लिया होगा, बट मेरा काम है, जिसको नहीं आया, मान लो 1% बच्चों को नहीं आया, तो 1% बच्चे भी वो मेरे ही है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल पर्पस के लिए आप कर रहे हो, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कर रहे हो, या फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को ही क्यों ना आप लेट आउट कर रहे हो। लेट आउट मतलब किराए पर दे रहे हो एक तरीके से। ठीक है, आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो हाउस प्रॉपर्टी में, जिसने पढ़ा हो, सेमेस्टर 5 में होता है बीकॉम ऑनर्स में, मुझे बीकॉम प्रोग्राम का पता नहीं है, लेकिन ये लेक्चर्स बीकॉम प्रोग्राम बी ए और बीकॉम ऑनर्स तीनों के लिए है, अपनी एडवर्टीजमेंट करते रहते हो। हाँ देखो, एनी एनी लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग फॉर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल पर्पस, अगर आप इन तीनों पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप ठीक है इसको लीज कर रहे हो फॉर बिजनेस और कॉमर्स, देखो, या फिर होली और पार्श, मतलब आइदर कुछ थोड़ा सा बिजनेस के लिए कर रहे हो, थोड़ा सा नहीं कर रहे, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलेंगे। ठीक है, अगर आप लीज कर रहे हो या लेट आउट कर रहे हो बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को फॉर बिजनेस और कॉमर्स, आइदर होली और पार्टली, या तो पूरा कर रहे हो या पूरा नहीं कर रहे हो बिजनेस के लिए। ठीक है, या तो पूरा लेट आउट कर रहे हो बिजनेस के लिए, या पूरा लेट आउट कर रहे हो नहीं, या तो पूरा लेट आउट कर रहे हो बिजनेस के लिए, या तो पूरा नहीं कर रहे बिजनेस के लिए, तब भी इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। इन शॉर्ट आप ये समझ लो यार, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो हम देखो एक और पैरा है, पैरा नंबर, वो पैरा देखो, एक पैरा नंबर 5 है। ठीक है, एक पैरा नंबर 5 है, उसका भी पॉइंट ए है, उसके पॉइंट ए में भी ये है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मतलब थोड़ा सा ये लिंक करता है, मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। मतलब एक तरीके से आप किसी भी लैंड एंड बिल्डिंग को लेट आउट कर रहे हो ना, लेट आउट कर रहे हो यहाँ पर देखो, या फिर लीज पर दे रहे हो, टेनेंसी, ईजमेंट, ये तो ठीक है, या फिर आप कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को बिजनेस या फिर कॉमर्स के लिए यूज़ कर रहे हो, आइदर होली और पार्टली, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे। ये शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 2 हमें ये समझाना चाहता है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, पेपर में इतना तुम्हें ना, बस सुनो, अगर कोई डर रहा हो भाई ये सब कुछ लर्न करना है, लर्न नहीं करना है, पढ़ना है, बस पढ़ के अपने दिमाग में घुसाना है कि भाई ऐसा कुछ है। ठीक है, बस इसको दिमाग में डालो, रट रट रटने वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है, जो रटने वाली चीज़ होगी बता दूंगा मैं, अभी तक जो मैंने बताया है ना, उसमें बहुत कम चीज़ ऐसी है जो आपको रटने वाली है, कुछ डेफिनेशन है जो रटने वाली है, अदरवाइज आपको चीज़ें समझनी है यार। ठीक है, अपने आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कीवर्ड्स याद रखो थोड़े थोड़े, बस खत्म। चलो, बहुत ईजी है, चीज़ों को रट के काम नहीं होता यार, कुछ सब्जेक्ट्स में होता है, इसमें मुझे नहीं लगता रटना चाहिए आपको, जो रटना होगा मैं बताऊंगा, समझ समझ के करो। चलो अगला, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 2 भी हो गया, इसको डन मारता हूँ। कोई डाउट हो अगेन यूट्यूब या फिर डिस्क्रिप्शन पे
जो नंबर है या ईमेल है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो थर्ड, फिर नंबर 3 पॉइंट, इसको मैं लिखूंगा ब्लू से अगेन, ठीक है। पहले लिख रहा हूँ, बहुत इजी है ये वाला, सबसे ईजीएस्ट ट्रीटमेंट या फिर प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस। स्क्वायर बन जाओ, बन गया रेक्टेंगल। सर आपको तो शेप भी नहीं पता। भाई मैं तो हूँ ही बुद्धू, सच बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे पढ़ाने लग गया। चलो हाँ, इसके बाद इसको मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ, आपको समझाता हूँ, या पहले आपको बता दूँ, या चलो करा ही देता हूँ, छोड़ो, फालतू में 2 बार बताऊँगा, फिर आप बोलोगे सर इसमें 2 बार वाली नीड ही नहीं थी। ऑफ कोर्स नहीं है इसमें 2 बार वाली नीड, जहाँ पर होगी वहाँ मैं 2 बार समझाता हूँ। एक मिनट, यहाँ मुझे ये भी चाहिए, ठीक है, या छोड़ो इसको, हटाओ, हट भाई तो। हाँ देखो, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है। सर ये स्क्वायर कौन सा फर्नीचर होता है भाई, मैंने बोला ना, तो मान लो मैंने बोला ना, चलो फर्नीचर, ठीक है, ये फर्नीचर है, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा है, ये बंदा है, यहाँ पर ये बंदा जो है ना, जो होता है ना फर्नीचर, आप जाते हो घर पे फर्नीचर हो, ये देखो ये गेट है, ठीक है, ये गेट है, ये भी फर्नीचर है। अब यहाँ पर ना इसको पॉलिश, इसको जो पॉलिश करा जाता है, ठीक है, पॉलिशर आता है ना पॉलिश करने के लिए, तो यहाँ पर ये वही बंदा है, ये पॉलिश कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे जॉब वर्कर। ये जॉब वर्कर है जो कि फर्नीचर को पॉलिश करने का काम करता है, ये जॉब वर्कर है जो कि फर्नीचर को पॉलिश करने का काम करता है, ठीक है। और ये फर्नीचर पॉलिश करने के लिए यूज़ कर रहा है, यूजिंग फर्नीचर पॉलिश, ठीक है। ये फर्नीचर पॉलिश का यूज़ कर रहा है फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, ठीक है जी। ये फर्नीचर पॉलिश का यूज़ कर रहा है, टाइम क्या हो गया, 20 हो गया। ये फर्नीचर पॉलिश, मुझे कहीं जाना था एक्चुअली, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ा के जाएंगे। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। हाँ, यूजिंग फर्नीचर पॉलिश, इसको ये फर्नीचर पॉलिश को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर अब समझाता हूँ। देखो इन शॉर्ट, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, देखो ये फर्नीचर है, इस पर ट्रीटमेंट कर रहा है ये जॉब वर्कर, ये जॉब वर्कर ट्रीटमेंट कर रहा है बाय अप्लाइंग पॉलिश, ठीक है। तो इसको भी हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है इस बंदे को, जिसका ये फर्नीचर है, मान लो मिस्टर एक्स का ये फर्नीचर है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड नहीं दे रहा, ये फर्नीचर पॉलिश कब यूज़ कर रहा है, तो भी इसको गुड, सप्लाई ऑफ गुड नहीं बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्कर अगर ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहा है, अगर ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, किसी और बंदे के गुड्स पर, किसी और बंदे के गुड्स पर, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अगर जॉब वर्कर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिस्टर एक्स का फर्नीचर है, ठीक है, अगर जॉब वर्कर किसी और के गुड पर ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। और एक और चीज़ आपको लग रहा होगा, सर एक बात बताओ, ये फर्नीचर पॉलिश भी तो यूज़ कर रहा है, ये तो गुड हो गया एक तरीके से, फर्नीचर पॉलिश तो गुड हो गया ना, तो ये गुड भी तो अप्लाई कर रहा है उस पर, मतलब फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए ये फर्नीचर पॉलिश का भी तो यूज़ कर रहा है, वो भी तो गुड है सर। तो यहाँ पे गुड इन्वॉल्व है, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड क्यों नहीं बोल रहे सर, सप्लाई ऑफ सर्विस ही क्यों बोल रहे हैं। किसी किसी को डाउट आ सकता है, किसी किसी को आ सकता है, और बहुत अच्छी बात है डाउट आया, क्योंकि इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। देखो एक बहुत अच्छी सी आपको लाइन बताऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। इममेटीरियल, इट इज इममेटीरियल दैट जॉब वर्क carried out by job worker with or without any material, ठीक है जी। मतलब देखो, चाहे आप कोई मटेरियल यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो किसी और बंदे के गुड्स पर, ठीक है, पर अगर आप ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो उस गुड का, मतलब फर्नीचर को आप पॉलिश कर रहे हो, भले आप फर्नीचर पॉलिश का यूज करो या ना करो, भले आप फर्नीचर पॉलिश का यूज करो या ना करो, कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर लो, ठीक है, लेकिन हम चाहे आप कोई भी अलग गुड यूज कर रहे हो, कोई भी अलग मटेरियल यूज कर रहे हो ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए, तब भी हम उसको सप्लाई ऑफ गुड नहीं मानेंगे, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे। इट इज इमटेरियल दैट वेदर द जॉब वर्कर इज यूजिंग सम मटेरियल टू, यूजिंग सम मटेरियल, ठीक है। एक मिनट, लीजर पेन, सॉरी, देखो कहाँ गया, इट इज इमटेरियल दैट, एक सेकेंड, हाँ,
इट इज़ इमटेरियल दैट जॉब वर्क इज कैरिड आउट बाय जॉब वर्कर विद और विदाउट मटेरियल। ठीक है, ये मतलब ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा कि कोई मटेरियल यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर पॉलिश यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा फॉर ट्रीटमेंट और प्रोसेस, इसको तब भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलेंगे, चाहे कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहा हो। लेकिन अगर ट्रीटमेंट और प्रोसेस हो रही है किसी और बंदे के गुड पर, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड नहीं बोलेंगे। आई इवन इफ इट दैट जॉब वर्कर इज यूजिंग सम ऑफ द मटेरियल फॉर द ट्रीटमेंट और प्रोसेस, दैट इज़ गुड। चलो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल से। अब हम पैरा नंबर 3 को भी फुल स्टॉप लगा रहे हैं उसके ऊपर। पैरा नंबर 3 इज डन। अब हम पैरा नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, पैरा नंबर 4 की तरफ। अब पैरा नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें है हमारे 3 पॉइंट्स, इसमें है हमारे 3 पॉइंट्स ABC, ठीक है। इसको हम अगले पेज से करेंगे चालू। ब्लू पेन अगेन, पैरा नंबर 4, ठीक है जी, पैरा नंबर 4। इसमें भी 3 बना लेता हूँ ऊपर ना, 1 2 3, ठीक है। पहले ए से चालू करता हूँ, एक मिनट, ABC, ठीक है। ए से चालू कर रहा हूँ पहले। वेयर गुड्स forming part of assets of business, इसको अब लिखूंगा रेट से, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ द बिजनेस परमानेंटली ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, बहुत इजी है ये और बहुत अच्छा पॉइंट है, डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। चलो इसको मैं समझाता हूँ आपको पहले, ठीक है। रीड करो इसको, रीड करो इसको। वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस परमानेंटली ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है, जब भी कोई बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर किया जा रहा है बाय द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन जो उस बिजनेस को रन कर रहा है, बाय द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन जो उस बिजनेस को रन कर रहा है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। इस पॉइंट में भी समझाने के लिए कुछ है नहीं यार, मेरे को तो शर्म आ रही है यार। हाँ, कि ये है हमारी प्यारी नोरा भी बिजनेस में लैपटॉप यूज़ करती थी और लैपटॉप को सेल कर दिया, ठीक है, लैपटॉप को सेल कर दिया यहाँ पर। तो इस लैपटॉप को जो नोरा ने सेल किया, ठीक है, इस लैपटॉप को जो नोरा ने सेल किया, इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब नोरा ने यहाँ पर क्या करा है, नोरा ने क्या किया है, गुड जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस है, दैट इज लैपटॉप, लैपटॉप को नोरा ने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, परमानेंटली ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ मतलब सेल कर दिया है, सेल, ठीक है। लैपटॉप को नोरा ने सेल कर दिया है, ठीक है। और ये सब कुछ नोरा की डायरेक्शन में ही हुआ है, ये सब कुछ नोरा की डायरेक्शन में ही हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने कोई दबाव नहीं डाला नोरा पे, मैंने कोई दबाव नहीं डाला कि नोरा बेचो इसको, नोरा ने नहीं बेचा, नोरा ने अपने कहने पर बेचा, ठीक है। अपना खुद का नोरा का पूरा इसमें डायरेक्शन था, ठीक है, नोरा का डायरेक्शन था और लैपटॉप को बेचा गया, दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, वो एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस था, ठीक है। और इसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया गया, तो मतलब इसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ठीक है। सर आप और आपके एग्जाम्पल्स, थैंक यू भाई। चलो या बहन, चलो वेयर, अभी ना मुझे पता है बच्चा बोलने में बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि मैं खुद बच्चा हूँ, इसलिए मैं भाई भाई बोल देता हूँ, तो मतलब क्या ही बोलूँ यार। अभी मेरी एज 21 ईयर्स है, तो मुझको बड़ा अजीब सा लगता है यार कि मैं बच्चा बोल रहा हूँ यार, मेरी शक्ल ही बच्चे ऐसी है। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ, वेयर बाय और अंडर डायरेक्शन, इसका पॉइंट भी पढ़ रहे हैं, वेयर बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन
कैरिंग ऑन अ बिजनेस, ठीक है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ द बिजनेस, put to put to any private use or एक मिनट और used or made available other than for other than business purpose, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, बिजनेस एसेट को दैट इज लैपटॉप, इसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया गया था, परमानेंटली सेल कर दिया गया था बाय द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है, नोरा के द्वारा, मेरा कोई दबाव नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पैरा नंबर 4 के पॉइंट नंबर बी में ऑफ शेड्यूल 2, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी बंदा बिजनेस कैरी कर रहा है, मान लो एक्स बिजनेस कैरी कर रहा है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में कोई भी गुड जो कि यूज़ हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, कोई भी गुड जो कि यूज़ हो रहा है पर्पस ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कैमरा यूज़ हो रहा है फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के पर्पस में, इसका कैमरा रेंटिंग का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसने प्राइवेट यूज़ में दे दिया किसी को, अपने एम्प्लॉय को दे दिया, ये इसका एम्प्लॉय है, ठीक है, इसके बच्चे की शादी थी, बढ़ जाओ नगाड़े बजाओ, हाँ ठीक है, इसके बच्चे की शादी थी, इसने कैमरा दे दिया, जाओ फोटो खींच, प्राइवेट यूज़ में दे दिया, विच इज़ अदर देन फॉर द बिजनेस पर्पस, मतलब बिजनेस पर्पस थोड़ी ना दिया यार, उसके एम्प्लॉय की शादी थी। अब वो कैमरा रेंट का बिजनेस करता है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स कैमरा रेंट का बिजनेस करता है, ठीक है, और कैमरा उसका बिजनेस एसेट है, उस बिजनेस एसेट को उसने अपने एम्प्लॉय को दे दिया, प्राइवेट यूज़ में फ्री में दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसको बिजनेस पर्पज के लिए तो नहीं दिया, उसकी बेटी की शादी थी, ठीक है। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, इस केस में इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर परमानेंटली ट्रांसफर नहीं हुआ है, प्राइवेट यूज़ में गया है, ठीक है, और बिजनेस पर्पज के लिए नहीं गया है, कोई भी बिजनेस एसेट जो कि बिजनेस में यूज़ हो रहा है, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर इसको, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, टाइम कितना बचा अपने पास, हाँ बचा है, ये हो जाएगा कंप्लीट, ये एक्स है, ठीक है जी, एक्स है, इसने फ्री में अपने एम्प्लॉय को, ई मतलब एम्प्लॉय, ठीक है, कैमरा रेंट का बिजनेस करता है, ठीक है, प्राइवेट यूज़ में कैमरा दे दिया है प्राइवेट यूज़ में, ठीक है। तो आप समझ जाना, ये एग्जांपल मैंने लिया था, इससे आपको याद आ जाएगा, ये मतलब आप जब पढ़ोगे कैमरा रेंट में फ्री में दे दिया, प्राइवेट यूज़ के लिए दे दिया, और प्राइवेट यूज़ में जब देते हैं तो उसको हम और वो बिजनेस भी यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलते। अगर प्राइवेट यूज़ में कोई बिजनेस एसेट दिया है, अगर प्राइवेट यूज़ में कोई बिजनेस एसेट दिया है, ठीक है, और वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हो रहा, तो उस केस में उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, उस केस में उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलते। अब इस पैरा का पैरा नंबर 4 का लास्ट पॉइंट पे हमारे दैट इज पॉइंट नंबर सी, और वो है वेयर अ पर्सन सीजेस टू बी taxable person where a person ceases to be a taxable person, any goods forming part of asset of business, इसको ब्लू से दोबारा, deemed to be supplied by him in, नहीं इसको ICF भी लिख देता हूँ, ICFP इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ICFG क्यों लिख दिया, ICFP, ठीक है, ये समझ जाना, सप्लाइड बाय होम इन ICFP, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर he ceases
टू बी ceases to be taxable person, that is TP, ठीक है, taxable person, unless, इसमें दो कंडीशन है, इसको नीचे कर रहा हूं मैं थोड़ा, unless मुझे लगा बैटरी डाउन हो गई, अच्छा है भाई, कोई बात नहीं, हाँ वन, अरे चलो, unless business is transferred as going concern to another person, ठीक है, या फिर business carried on by personal representatives, रेड से लिख देता हूँ, who is, क्योंकि एक बंदा होगा, who is deemed to be TP, that is taxable person, ठीक है, TP that is taxable person, ठीक है। अब जो गोइंग कंसर्न का मतलब है ना, GC, जो मैंने GC लिखा है यहाँ पर, GC, इसका मतलब हो गया चलता फिर, नहीं यहाँ पे नहीं, चलता फिरता बिजनेस, चलता फिरता, चलता फिरता बिजनेस आपने दे दिया, ठीक है, चलता फिरता बिजनेस, ठीक है। और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो बिजनेस रन कर रहा हो, मेरी रहा था, उसके बदले, जो बिजनेस रन कर रहा था उसके बदले, फॉर एग्जांपल उसका फैमिली मेंबर, मेरी वीडियो बंद हो चुकी है, लेकिन आप ये बंद मत करना लेक्चर, मैं इसको कंप्लीट करके ये लेक्चर बंद कर रहा हूँ, अगला पैरा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये थोड़ा बड़ा था शेड्यूल, इसके बाद कोई बड़ा कंसेप्ट है नहीं, ठीक है, इसके बाद कोई बड़ा कंसेप्ट है नहीं, ये सबसे आखिरी वाला बड़ा कंसेप्ट था, ठीक है। चलो, इस शेड्यूल थोड़ा बड़ा था, चलो, और ईजी बहुत था यार, बड़ा था तो क्या हो गया। चलो, अब मेरे लेज़र पेन पे ध्यान देना, मैं जहाँ पे लेज़र पेन डालूंगा, ठीक है, यूज़ करूँगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सी वाला पॉइंट, वेयर अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, एनी गुड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस, वेयर अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। देखो सीजेस का पहले मतलब लिख देता हूँ, पर्सन अनरजिस्टर्ड हो गया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ना, कि जीएसटी देंगे गवर्नमेंट को, पर्सन ने रजिस्ट्रेशन अपने कैंसिल ले लिया, अनरजिस्टर्ड हो गया किसी भी रीजन की वजह से, अब आप वही समझ लो, पर्सन अनरजिस्टर्ड हो गया, पर्सन सीज हो गया टू बी टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, जीएसटी देने के लिए, वेयर अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस, मतलब अगर वो ये बिजनेस है उसका, यहाँ पर जो भी एसेट है, ठीक है, यहाँ पर जो भी एसेट है वो मान लिए जाएंगे कि सप्लाई हो गए, उन सब पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है, तो उसके बिजनेस में जो भी एसेट है वो मान लिए जाएंगे कि वो सप्लाई हो गए, ये गवर्नमेंट ने बोला है। अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड हो गया, सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन हो गया, तो उसके बिजनेस में जो भी एसेट है मान लिए जाएंगे कि वो सप्लाई हो गए, और उन पर जीएसटी देना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड होने पर उन पर जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, लेकिन अगर दो केस है तो उन पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड हो गया तो भी उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा बिजनेस एसेट पर। वो दो केस क्या है, पहला केस और दूसरा केस। पहला केस है कि बिजनेस को किसी को ट्रांसफर कर दिया गया गोइंग कंसर्न पर, मतलब चलता फिरता बिजनेस किसी एक्स पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया गया, किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया गया चलता फिरता बिजनेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस तो चल रहा है ना, चाहे कोई भी चला रहा हो, ठीक है। तब हमें कोई भी जो एसेट है बिजनेस के, जो भी सारे एसेट है, उस पर हमें कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, उसको सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। और दूसरा है, अगर बिजनेस को ही पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, कोई फैमिली मेंबर फॉर एग्जांपल चला रहा है, तो उसको ही हम टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे। इस केस में भी जो बिजनेस के एसेट है, जो बिजनेस के सारे एसेट है, उनको हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ICFP, और इस पर हमें जीएसटी
नहीं देना पड़ेगा, इस पर हमें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना, एक मिनट, ये क्या हुआ, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये मैं समझाना चाह रहा था। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो पैरा नंबर 4 तक, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।